हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ में स्वागत है। आज के सेशन में देखिए हम 10 से लेकर 16 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सेशन में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो देखिए दिल्ली में हाल ही में असेंबली इलेक्शन हुए थे, आप सभी को पता है, जहां पर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें अपने नाम की है। बीजेपी ने इस इलेक्शन में 48 सीटें अपने नाम की। सेकंड नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसने इस इलेक्शन में 22 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इस तरीके से देखिए 70 विधानसभा सीटों में से केवल 2 पार्टी को ही यहाँ पर सीटें मिली, बीजेपी 48 और आम आदमी पार्टी 22। देखिए बहुमत की बात करें तो 36 पर बहुमत है, 70 का आधा हो गया 50%, 35 और एक सीट ज़्यादा मतलब 36। तो बीजेपी ने यहाँ पर क्लियर बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई है और अब यहाँ पर नए सीएम का फेस अनाउंस किया जाएगा जल्द ही। तो 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें अपने नाम की। आपको पता है जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2020 में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी 62 और केवल 8 सीटें जीते थी वहाँ पर बीजेपी ने। लेकिन अब बिल्कुल पलट गया है। अरविंद केजरीवाल जो कि 10 सालों से सीएम पद पर थे, अब उन्होंने यहाँ से देखिए सीएम के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, वैसे पहले ही दे दिया था, और अब आतिशी मारलेना ने भी इस्तीफ़ा दिया है सीएम के पद से। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर चली जाती है दिल्ली में से और अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 239AA ये एक आर्टिकल है जो कि दिल्ली विधानसभा की बात करता है, दिल्ली विधानसभा के बारे में प्रावधान करता है। इसे 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा जोड़ा गया था और दिल्ली में विधानसभा के गठन की बात की गई थी। आगे आइए, हाल ही में जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? अच्छा, रैंक किस आधार पर तैयार की जाती है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है। तो देखिए यहाँ पर एक लीड की बात करें तो एक तरीके का सर्टिफिकेशन है जो बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन और कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करता है। मतलब बिल्डिंग कितनी ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाई जा रही है, इस आधार पर यह रैंक प्रदान करता है। सन 2000 में इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो कि यूएस की एक संस्था है, वो इस रैंकिंग को जारी करता है। 2024 का इस इंडेक्स को हाल ही में 2024 के इस इंडेक्स को 2025 में हाल ही में लॉन्च किया गया और भारत को ग्रीन लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में 3rd प्लेस पर रखा गया। पहले नंबर पर है यहाँ पर इस इंडेक्स में चाइना, सेकेंड पर है कनाडा और 3rd पर रखा गया किसको? इंडिया को। तो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में शुरू हुआ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया जा रहा है, 10 फरवरी को शुरू हुआ है और 24 फरवरी तक 14 दिन तक आयोजित किया जा रहा है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है साइक्लोन, जिसका आयोजन किया जाता है इंडिया और मिस्र के मध्य में। इंडिया और मिस्र के मध्य में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 14 दिन का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी आयोजित की जा रही है। साइक्लोन का सबसे पहला एडिशन आयोजित किया गया था जनवरी 2023 में, राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया। सेकेंड एडिशन जनवरी 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया और अब 3rd एडिशन है 2025 में, जिसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान में। किसके मध्य में? इंडिया और इजिप्ट या मिस्र के मध्य में। हाल ही में पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बैंकॉक थाईलैंड में पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने टोटल 12 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 6 हैं गोल्ड मेडल, 3 है सिल्वर और 3 है ब्रॉन्ज। तो इस तरीके से 12 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। सेकेंड पर है थाईलैंड 8 मेडल के साथ और 3rd पर है इंडोनेशिया 6 मेडल के साथ। तो बैंकॉक में आयोजित पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडिया,
टोटल मेडल कितने? 12। गोल्ड कितने हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो गोल्ड हो जाएंगे 6, सिल्वर हो जाएंगे 3 और ब्रॉन्ज हो जाएंगे 3। चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए देखिए मैराथन PDF पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर 2025 की जितनी भी मैराथन आपको क्रेजी जिके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर आएगी उनकी PDF यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। पूरे पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 29 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको मैराथन की सारी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर लीजिए। आई होप ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। हाल ही में चर्चा में रही मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना ये देखने को मिलती है मध्य प्रदेश राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्निंग दी है कि अगर MP में मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना को डेवलप किया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में रहने वाले जो टाइगर रिजर्व एरिया हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। तो इसी को लेकर मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना अभी सुर्खियों में थी। एक बांध आधारित सिंचाई परियोजना है जिसका उद्देश्य MP में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इसमें होगा क्या? नर्मदा की सहायक नदी है गंजाल और गंजाल की सहायक है मोरान नदी। इन दोनों पर डैम बनाए जाएंगे और MP के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इन्हीं एरियाज़ में एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा महाराष्ट्र में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है एक मेलघाट टाइगर रिजर्व। इनके क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं, जिससे बाघों की जो संख्या है उन पर प्रभाव पड़ सकता है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो कि बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं ये जलमग्न हो सकते हैं। इसीलिए अभी मोरान गंजाल सिंचाई परियोजना सुर्खियों में है। किस राज्य में? MP में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गिरफ्तारी के दौरान कानूनी आधार बताना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बताया गया? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार घोषित किया है कि भाई गिरफ्तारी के दौरान किसी को भी कानूनी अधिकार बताना पड़ेगा, कानूनी आधार बताना पड़ेगा कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। वैसे यह प्रावधान आर्टिकल 22 में भी उल्लेखित है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी के समय अभियुक्त को तुरंत उसके राइट्स एंड अरेस्ट का कारण बताया जाना चाहिए और उससे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार से डिक्लेयर किया है। आंसर हो जाएगा आंसर C। आगे चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो थाईपुसम त्यौहार इसकी बात करें तो ये तमिल हिंदू कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। भारत के PM नरेंद्र मोदी ने इस त्यौहार की हाल ही में शुभकामनाएं दी थी तमिल हिंदू कम्युनिटीज़ को। तमिल कैलेंडर की जो पहली पूर्णिमा आती है ना, उस दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये हमें देखने को मिलती है फरवरी मंथ में। हर साल अलग अलग डे को आ सकती है, तो अलग अलग डे को ये हर साल मनाया जाता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा। यहाँ पर देखिए हिंदू भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है जिन्होंने सुर पद्म राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। मुरुगन की बात करें तो यहाँ पर जो कार्तिकेय हैं भगवान शिव के पुत्र, उन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन के रूप में पूजा जाता है। तो उन्हीं की पूजा से संबंधित है तमिल त्यौहार थाईपुसम त्यौहार। हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है। देखिए, किस देश में सरकारी विभागों में करप्शन कितना ज़्यादा है, इस आधार पर तैयार किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। 2024 में 180 देशों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया, जिसमें इंडिया को 96 रैंक पर रखा गया। 2024 के लिए इंडेक्स हाल ही में 2025 में जारी किया गया है। लास्ट ईयर जो 2023 का इंडेक्स आया था उसमें इंडिया को 93 रैंक दी गई थी और अब 3 रैंक इंडिया की गिरी है और अब नई रैंक 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है? 96। देखिए, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले नंबर पर है डेनमार्क, जहां पर सबसे कम करप्शन है।
सेकंड पर आता है फिनलैंड और थर्ड पर हो जाता है सिंगापुर। इंडिया की नेबर कंट्री एसएससी में काफ़ी पूछी जाती है। तो नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान 135 रैंक पर, श्रीलंका 121, बांग्लादेश 149 और चाइना है 76 रैंक पर। जारी करने वाली संस्था की बात करें तो एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो 1995 से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर रहा है। 2024 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत को 96 रैंक पर रखा गया। ओके, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 के लिए कौन बने हैं? जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनाए गए हैं जोमेल वॉरिकन। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस देश के खिलाड़ी हैं इसकी बात करें तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही फेमस एक स्पिनर गेंदबाज हैं जोमेल वॉरिकन, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025 के लिए चुना गया। वहीं पर देखिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें जनवरी 2025 के लिए तो ये ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन हैं बेथ मूनी, जिन्हें दिया गया आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2025। बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और जोमेल वॉरिकन वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये शुरू की गई थी 13 फरवरी 2024 को। अभी सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए हाल ही में इसके 1 साल कंप्लीट हुए हैं। 13 फरवरी 2025 में पहली वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड की जाती है। ऐसे जितने भी परिवार हैं देश में जो कि 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट या सोलर पैनल अपने घर के ऊपर लगाते हैं 2 किलोवाट तक के, तो उनको 60% तक सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक सोलर पावर स्कीम है, जिसके तहत 2027 तक 1 करोड़ घरों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी और 13 फरवरी 2025 में इसके 1 साल कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसके 4 इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इनमें से एक इंडियन को बनाया गया और ये हैं शिखर धवन। अदर एम्बेसडर की बात करें तो सरफराज अहमद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, शेन वॉटसन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं और टीम सऊदी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 3 इवेंट एम्बेसडर ये हो जाते हैं और चौथे जो इंडियन बने हैं ये है शिखर धवन। देखिए यहाँ पर बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो इस बार 9th एडिशन खेला जा रहा है संयुक्त रूप से पाकिस्तान और दुबई में। सबसे पहली बार इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी 1998 में। 8th एडिशन खेला गया था इसका लास्ट 2017 में। उसके बाद काफ़ी समय तक बंद करने की इसको बातचीत चली थी, लेकिन इसे बंद नहीं किया गया और अब फाइनली 2025 में इसका नवा एडिशन जारी किया गया है, जिसका आयोजन पाकिस्तान और दुबई में किया जा रहा है। एक वनडे इंटरनेशनल प्रारूप में 4 साल में नॉर्मली इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 4 ब्रांड एम्बेसडर में से 4 इवेंट एम्बेसडर में से एक बने हैं शिखर धवन। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन हैं? तो आई एम बुक की बात करें तो इसके राइटर हैं गोपीचंद पी हिंदुजा। इनकी बात करें तो हिंदुजा ग्रुप के ये चेयरमैन हैं वर्तमान में। गोपीचंद की बुक आई एम स्पिरिचुअलिटी और यूनिटी पर आधारित है। इसके अलावा इसमें रिलीजन टॉलरेंस की बात कही गई है। अलग अलग देशों में क्या संस्कृति है, क्या कल्चर है, उसके बारे में भी अपनी इस बुक में गोपीचंद पी हिंदुजा ने बताया है। तो इनकी लिखी बुक है आई एम, जिसका हाल ही में लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। हाल ही में ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यूरोपीय देश ग्रीस कभी यूनान के नाम से जाना जाता था। हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटाइन तसुलास को नियुक्त किया गया है। वैसे कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो ये पूर्व संसद अध्यक्ष भी रह चुके हैं ग्रीस में।
जो कि अब ग्रीस के नए प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए। तो ग्रीस के नए प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटाइन तसुलास बनाए गए। हाल ही में प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लागू किया गया? तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर आर्टिकल 356 अप्लाई किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अप्लाई करने की अनुमति देता है। मणिपुर के बारे में आप सभी जानते हैं कि 2023 के एंड से वहाँ की जो कुकी और मैतेई समुदाय हैं उनके बीच में बहुत डिस्प्यूट है। घरेलू हिंसा में काफ़ी लोग मारे गए हैं और मणिपुर को अभी तक संभाला नहीं जा पा रहा है। इसके बाद एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के सीएम थे, इन्होंने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद हाल ही में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको बेसिक चीज़ ये पता होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट में इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं लगाया गया है तो इसके बाद मंजूरी मिलने के बाद ये 6 माह तक लीगल होता है और अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसे पार्लियामेंट की अनुमति आवश्यक होती है। तो इस तरीके से अधिकतम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है किसी भी राज्य में। अभी लेटेस्ट लगाया गया कहाँ पर? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो पार्लियामेंट में नया इनकम टैक्स बिल लाया गया है 2025। अभी जो बजट आया था, केंद्रीय बजट 2025 में, उसमें भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बिल की घोषणा की थी। अभी तो ये कमेटी के पास भेजा गया है पार्लियामेंट की विचार के लिए, लेकिन अगर ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है, प्रेसिडेंट के साइन मिल जाते हैं, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। नए इनकम टैक्स बिल में इनकम टैक्स कानूनों को और ज़्यादा सिंपल और क्लियर किया गया है। जो कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी थी उनको हटाकर नई शब्दावलियों को ऐड किया गया है। बहुत सारे अदर चेंजेस भी हैं, जैसे 1961 का जो बिल था या एक्ट था, इसमें 298 धाराएं थी, लेकिन नए विधेयक में 536 धाराएं हैं। पुराने बिल में जहां पर 14 शेड्यूल थे, अब उनको बढ़ाकर 16 शेड्यूल किया जा रहा है। और इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अतिरिक्त शक्तियाँ भी दी जाएगी। तो इस तरीके से इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का स्थान लेने वाला है। आंसर बी। हाल ही में प्रकाशित द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स, इस बुक के लेखक हैं अरुण शौरी। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर और पॉलिटिशियन है अरुण शौरी। इन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटर के रूप में काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 1998 से 2004 तक ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में काम कर चुके हैं। इनकी उपलब्धियां भी काफ़ी सारी है, जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है अरुण शौरी को 1982 में, और पद्म भूषण दिया गया था इनको 1990 में भारत सरकार के द्वारा। तो इनकी बुक है नई जो रिलीज़ हुई, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। इस बुक में विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक क्रांतिकारी थे, उनकी विचारधारा और उनका जो हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है समाज पर, इसके बारे में बताया गया है। बुक किसकी है? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स बुक है अरुण शौरी की। आंसर ए। आगे आइए, मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? मित्र प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली ऑफिशियल संस्था है। 1988 में स्थापना की जा चुकी थी, लेकिन एक अधिनियम के माध्यम से इसे रेगुलेट किया गया 1992 में। इसने देखिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्र नाम का। प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा इससे समझिए। काफ़ी सारे इन्वेस्टर होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करके भूल जाते हैं, तो ऐसे जो इनएक्टिव म्यूचुअल फंड है उनके निवेशों को ट्रैक करना और पुनः प्राप्त करने में जो इन्वेस्टर है उनकी मदद करना, इसके लिए डेवलप किया गया है मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसने डेवलप किया या लॉन्च किया? सेबी ने। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 132 साल पुरानी फोय सागर लेक का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया है। यह स्थल कहाँ स्थित है?
तो देखिए फोय सागर लेक की बात करें तो ये देखने को मिलती है अजमेर में। एक अंग्रेज के नाम पर इसका नाम है, इसीलिए हाल ही में इसका नाम बदलकर राजस्थान सरकार ने किया है वरुण सागर। वैसे अजमेर के 2 प्लेसेस के नाम बदले गए। एक तो फोय सागर लेक 132 साल पुरानी लेक है अजमेर में, वरुण सागर नाम किया गया। और इसके अलावा एक किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है जो कि अजमेर में ही स्थित है, इसका नाम बदलकर किया गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। इसके अलावा अजमेर में ही किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है जिसका नाम रखा गया महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। तो 2 प्लेसेस के नाम बदले गए ताकि ब्रिटिश कॉलोनियल नामों को हटाकर भारतीय विरासत को सम्मान दिया जा सके। तो दोनों ही प्लेस कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में। आगे, हाल ही में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत की लॉन्ग टर्म रैंकिंग 1993 से 2022 तक कौन सी रैंक है? तो देखिए पहले ये समझिए कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो इस आधार पर तैयार किया जाता है कि पिछले वर्षों में किस देश ने सबसे ज़्यादा आपदाएं झेली है, डिजास्टर झेले हैं, और आने वाले समय में अनुमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपदाएं आने का है। इस आधार पर तैयार किया जाता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। 2 तरीके की रैंकिंग है, एक है लॉन्ग टर्म रैंकिंग जो कि देखिए 30 सालों का जहां पर पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है, और एक शॉर्ट टर्म रैंकिंग जिसमें आखिरी वर्ष की बात की जाती है। जैसे देखिए 2025 का जो इंडेक्स आया ना, उसमें 2022 तक के सटीक डेटा को लिया गया है। तो 2022 का लास्ट ईयर जो है वो शॉर्ट टर्म रैंकिंग है और पिछले 30 साल की जो रैंकिंग है वो लॉन्ग टर्म रैंकिंग है। तो लॉन्ग टर्म रैंकिंग में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया को 6th नंबर पर रखा गया। लॉन्ग टर्म रैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो पहले पर है डोमिनिका, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर है हॉन्डुरास, फोर्थ पर है म्यांमार, 5th पर है इटली और 6th पर रखा गया है इंडिया को। शॉर्ट टर्म रैंकिंग की बात करें तो इंडिया को 49th रैंक पर रखा गया है। शॉर्ट टर्म रैंकिंग में देखिए समझिए, जो जितना आगे की रैंकिंग पर होगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो उतना ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं झेल चुका है और इन फ्यूचर झेलेगा। तो जो शॉर्ट टर्म रैंकिंग थी ना, लास्ट जो आई थी वो 2021 में जारी की गई थी, और 2021 के आधार पर शॉर्ट टर्म रैंकिंग में उस वक्त हमको जो प्लेस दिया गया था, उस वक्त हमारी जो रैंक थी वो 7th थी, और अब ये कितनी हो गई? 49। मतलब शॉर्ट टर्म रैंकिंग में हमें अच्छी रैंक दी गई है, आपदाओं का खतरा हमारे यहाँ कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म रैंकिंग में हमको 6th नंबर पर रखा गया है जो कि रिस्की जोन में आता है। तो इस तरीके से जर्मन की एक इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है जर्मन वॉच, ये जारी करता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। 2025 के इस इंडेक्स में लॉन्ग टर्म रैंकिंग में इंडिया को 6th प्लेस पर रखा गया। हाल ही में चर्चा में रही कोडावा कम्युनिटी किस राज्य से संबंधित है? कोडावा कम्युनिटी देखने को मिलती है कर्नाटका स्टेट में। अभी सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि एक मंदिर पर कोडावा कम्युनिटी को एक दूसरी कम्युनिटी ने जाने से रोक दिया था। उसके बाद पूरे राज्य में कोडावा कम्युनिटी ने प्रदर्शन किया और ऑल ओवर 82 किलोमीटर की इन्होंने विरोध पद यात्रा भी निकाली है। तो कोडावा कम्युनिटी अभी डिमांड कर रही है कि इन्हें संवैधानिक रूप से अलग से प्रावधान करके सुरक्षा दी जाए, अधिकार दिए जाएं, और राज्य सरकार से भी इनकी डिमांड है कि इनको एक अलग से दर्जा दिया जाए स्टेट में और राजनीतिक आरक्षण दिया जाए। तो कर्नाटका की कोडावा कम्युनिटी हाल ही में सुर्खियों में रही, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? पल्सेस मतलब यहाँ पर बात की जा रही है दलहनों की। तो वर्ल्ड पल्सेस डे मतलब विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को। पल्सेस की न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और जो इन्वायरमेंटल प्रॉफिट है पल्सेस के, उनको उजागर करना, पूरे वर्ल्ड के लोगों को इनके प्रति अवेयर करना, ये उद्देश्य है वर्ल्ड पल्सेस डे को मनाए जाने का। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था, और उसके बाद 2019 में 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे की घोषणा की गई थी और पहली बार मनाया गया था। इसके बाद से हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जा रहा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास का अनाउंसमेंट किया है, ये है मार्सेलो। किस देश के फुटबॉलर है, क्वेश्चन आ सकता है।
तो ये ब्राज़ील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। ब्राज़ीलियन फुटबॉलर मार्सेलो ब्राज़ील और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलते थे। 2021 में देखिए रियल मैड्रिड के कप्तान भी रहे हैं। 117 वर्ष के इतिहास में रियल मैड्रिड में पहले गैर स्पेनिश कप्तान थे। कौन? मार्सेलो। अब इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल खेलों से संन्यास की घोषणा की है। ब्राज़ीलियन फुटबॉलर। आगे चलें। हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसका खिताब अपने नाम किया पंकज आडवाणी ने। भारत के बहुत ही फेमस एक स्नूकर खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। हाल ही में इंदौर के यशवंत क्लब में इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जहां पर पंकज आडवाणी ने ब्रजेश दमानी को हराकर भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। देखिए ये क्वालिफाइंग मैच होते हैं जिसके द्वारा एशियन स्नूकर चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पहुंचा जाता है। तो भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। इनको देखिए 2004 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार दिया गया था। 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पंकज आडवाणी। पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। 2 दिवसीय कार्यक्रम 24-25 फरवरी 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। देखिए लेबर्स के अधिकारों को लेकर यहाँ पर बात की जाएगी, उनके सोशल जस्टिस को लेकर यहाँ पर विचार रखे जाएंगे। आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी द्वारा करप्शन के कारण प्रतिबंधित की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर की यहाँ पर बात करें हम तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट प्लेयर है। देखिए आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईसीसी ने किसी फीमेल प्लेयर को या फीमेल क्रिकेट प्लेयर को करप्शन के कारण बैन किया हो। लेकिन 2023 में एक महिला T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्सिंग का इन पर आरोप था, जिसको सोहेली अख्तर ने स्वीकार किया और उसके बाद 5 साल का इन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया। कहाँ की खिलाड़ी है? बांग्लादेश की फीमेल क्रिकेटर है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 10 से लेकर 16 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हमने ध्यान से डिस्कस किया है, समझा है। आई होप आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।